Good morning everyone and welcome to this e-lecture of organic compounds of nitrogen. लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था उसमें आपको नाइट्रो एल्केन्स और नाइट्रो एरीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में बताया था। आज हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो एल्केन्स के बारे में जानेंगे। नाइट्रो एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं। जो पहला रासायनिक अभिक्रिया हम ले रहे हैं वो है नाइट्रो एल्केन्स का एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक बिहेवियर। देखिए, वो नाइट्रो एल्केन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, और जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन्स का नंबर कम होता जाता है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। इसको यहाँ देखिए, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन कहते किसे? देखिए यहाँ पे देखिए, ये है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन हम उस कार्बन को कहते हैं जिसके साथ NO2 ग्रुप अटैच रहता है। इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। इन अल्फा हाइड्रोजन्स का नेचर एसिडिक होता है। ये नाइट्रोइथेन था। नाइट्रोमीथेन में ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और इससे जुड़े हुए ये 3 हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन है। इसी तरह 2 नाइट्रोप्रोपेन में ये वाला कार्बन जिसके साथ NO2 डायरेक्टली अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 1 है। नाइट्रोइथेन में 2 अल्फा हाइड्रोजन्स है और नाइट्रोमीथेन में 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है। जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन्स का नंबर कम होता जा रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ का पैरामीटर क्या है? pKa वैल्यू। pKa वैल्यू जितनी कम होगी उस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अल्फा हाइड्रोजन जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। अब ये एसिडिक हैं, ये किस तरीके से पता चले? इनके किस केमिकल रिएक्शन से हमको ये पता चलेगा कि नाइट्रो एल्केन्स एसिडिक होते हैं? जब हम नाइट्रो एल्केन्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड के नॉर्मल सोल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तो ये उसमें पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं, पूरी तरह से सॉल्युबल हैं और डिज़ोल्व होके इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, इस रिएक्शन को ठीक से समझिए। ये है नाइट्रो एल्केन। इसको हमने NaOH के साथ रिएक्ट कराया, NaOH में डिज़ोल्व किया। सिंपल एसिड बेस जो रिएक्शन होते हैं जिनमें पानी बनता है और सॉल्ट बनता है, उसी तरीके का रिएक्शन नाइट्रो एल्केन भी NaOH के साथ करते हैं। नाइट्रो एल्केन्स का जो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे दिखाया गया है आपको, ये कार्बन अल्फा कार्बन है और इससे जुड़े हुए ये 2 हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन को OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और पानी बना लेता है और यहाँ बन जाता है CH माइनस। इस CH माइनस पे ये Na प्लस आके जुड़ जाता है और सॉल्ट बन जाता है। यहाँ देखिए, इस वाले कार्बन पे से H प्लस बाहर चला गया था। H प्लस बाहर जाने से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये और Na प्लस इसके साथ अटैच हो गया, ये बन गया हमारा सॉल्ट। ये जो इनोलेट बना था ये रेजोनेंस से अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है। इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। यहाँ आप इसको इजीली देख सकते हैं। ये वाला बॉन्ड, ये वाला माइनस चार्ज इधर आ जाता है और यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे चला जाता है। तो इस इनोलिक फॉर्म के ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे अब नाइट्रो एल्केन एसिडिक क्यों होता है? नाइट्रो एल्केन के एसिडिक होने के 2 रीज़न हैं। आपको पता है जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो बहुत ही स्ट्रांगली -I इफ़ेक्ट वाला होता है। -I इफ़ेक्ट हम किन कंपाउंड्स के लिए, किन ग्रुप्स के लिए यूज़ करते हैं? जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो -I इफ़ेक्ट वाले ग्रुप्स होते हैं। तो NO2 एक बहुत स्ट्रॉन्ग -I इफ़ेक्ट वाला ग्रुप है और ये इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करके रखता है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये -I इफ़ेक्ट वाला है। तो NO2 के -I इफ़ेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स NO2 की तरफ खिसकते जाते हैं और यहाँ पे ये जो अल्फा कार्बन है वो एक H प्लस को बहुत इजीली रिलीज़ कर सकता है। ये तो पहला रीज़न हुआ। जो सेकेंड रीज़न है कि एक प्रोटॉन जब बाहर निकल जाता है
एक प्रोटॉन के बाहर निकलने के बाद जो कार्बन आयन बनता है, यहाँ पे ये वाला कार्बन आयन जो कार्बन आयन बनता है वो रेजोनेंस करता है और रेजोनेंस करने की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये दो रीज़न हैं जो हम कह सकते हैं कि नाइट्रो एल्केन की एसिडिटी के लिए यूज़ होते हैं। अब नाइट्रो एल्केन्स के जो अभी हमने आपको सोडियम लवण बताए थे, सोडियम सॉल्ट बताए थे, अगर हम इसका एसिडिफिकेशन कराएं, अम्लीकरण कराएं, तो ऐसी नाइट्रो एल्केन ये कंपाउंड बनते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सोडियम सॉल्ट है नाइट्रो एल्केन का, इसका हमने एसिडिफिकेशन कराया। बहुत तेज़ी से ये एसिडिफिकेशन होता है और एसिडिफिकेशन होने से ऐसी नाइट्रो एल्केन बनता है। एसिडिफिकेशन होने में क्या हुआ, ये H+ एक O- से जाके अटैच हो गया। ये देखिए, ये बन गया ऐसी नाइट्रोमीथेन। इस ऐसी नाइट्रोमीथेन की pKa की वैल्यू देखिए 3.2 होती है। आपको मैंने बताया था pKa की वैल्यू जितनी कम होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये ऐसी नाइट्रो एल्केन्स बहुत ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर वाले होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अब ये ऐसी नाइट्रो डेरिवेटिव्स न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की ही तरह बिहेव करते हैं, और क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करते हैं तो इनके इस वजह से सिंथेटिक यूजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम आपको उन रिएक्शंस के बारे में बताएंगे जिनमें ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करते हैं और जिनमें ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे वो रिएक्शंस जिनमें ऐसी नाइट्रो डेरिवेटिव न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करते हैं। यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को देखिए, ये है ऐसी नाइट्रो एल्केन, इसका ये CH एक कार्बन आयन है। कार्बन आयन होने की वजह से ये एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव कर सकता है। हम दो एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे ये प्रूव कर सकेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करता है। एक है कार्बोनिल कार्बन से इसका रिएक्शन और दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक एल्कीन के साथ ऐसी नाइट्रो एल्केन का रिएक्शन। ये फर्स्ट रिएक्शन देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इस ऐसी नाइट्रो एल्केन का रिएक्शन। यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव कर रहा है। कार्बोनिल कंपाउंड में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो इस C+ के ऊपर करता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे ये वाला न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जाके जुड़ जाता है। बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और हमको प्रोडक्ट मिलता है बीटा नाइट्रो एल्केनॉल। सिंपल, आप इस CH को यहाँ इस कार्बन के साथ जाके जोड़ दीजिए। ये देखिए, ये CH जाके इस कार्बन से जुड़ा था और प्रोडक्ट मिला बीटा नाइट्रो एल्केनॉल। ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन के जैसा रिएक्शन है। एल्डोल में यहाँ पे CHO ग्रुप जुड़ता था, यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ा है इस रिएक्शन में, और ये ऑल और यहाँ पे एल्ड जुड़ता था जिसकी जगह पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है। तो ये रिएक्शन सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन के जैसा रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन हम पढ़ेंगे जिसमें जो ऐसी नाइट्रो एल्केन है वो फिर से न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव कर रहा है और एल्कीन पे जाके जुड़ के मिशेल कंडेंसेशन जैसा रिएक्शन दे रहा है। ये एक एल्कीन है, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट के इस तरफ आ जाता है। इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पर ये कार्बन आयन आके अटैच हो जाता है। क्षार की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। यहाँ देखिए, ये CH इस कार्बन से आके जुड़ गया, ये है वो ग्रुप जो अभी आके जुड़ा था और हमको प्रोडक्ट मिल गया। ये जो रिएक्शन है मिशेल कंडेंसेशन के जैसा रिएक्शन है और इसमें भी ये नाइट्रो एल्केन एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव कर रहा है और उस सेंटर पे अटैक कर रहा है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अपने नेगेटिव चार्ज के साथ उस सेंटर पे अटैक कर रहा है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव कर रहा है। ये जो दो रिएक्शंस हमने पढ़े इसमें आपको नाइट्रो ग्रुप दिख रहा है, यहाँ भी ये नाइट्रो ग्रुप है और पहले वाले में भी जो एल्डोल कंडेंसेशन जैसा था वहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप था। इस नाइट्रो ग्रुप को बहुत इजीली रिड्यूस किया जा सकता है अमीनो ग्रुप में। तो ये वाले जो रिएक्शंस हैं ये अमीनो ग्रुप के सिंथेसिस में
बहुत ही यूज़फुल रिएक्शन है। हम इस NO2 को रिड्यूस कर सकते हैं अमीनो ग्रुप में। नेक्स्ट हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें एसी नाइट्रो एल्केन एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव कर रहा है। इसके नाइट्रोइनोलेट जो कंपाउंड्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस और उनका सेल्फ कंडेंसेशन, ये दो रिएक्शन है जिनसे हम ये दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि एसी नाइट्रो एल्केन इलेक्ट्रोफाइल के जैसे भी बिहेव कर सकता है। ये रिएक्शन ये दिखाते हैं कि इन कंपाउंड्स में अल्फ़ा कार्बन परमाणु, अल्फ़ा कार्बन एटम जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर शो करता है। अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, ये पहला एग्जाम्पल है। ये पहला एग्जाम्पल हम नाइट्रोइनोलेट कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस का पढ़ रहे हैं। फर्स्ट स्टेप यहाँ देखिए, नाइट्रो एल्केन है, ये बेस के साथ रिएक्शन, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर होता है इसलिए ये बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है। पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और ये बन गया हमारा इनोलेट। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ये ऐसी नाइट्रो एल्केन है, इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे 2 मॉलिक्यूल पानी के साथ। 2 मॉलिक्यूल पानी क्या H+ इन दोनों ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा और 2 OH- बाहर निकल जाएंगे। H+ यहाँ दोनों ऑक्सीजन से जुड़ गया और OH- बाहर निकल गए। ये देखिए, यहाँ 2 OH आ गए। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे वो रिएक्शन स्टार्ट हुआ जिसकी बात हम कर रहे हैं कि इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हमको देखना है। ये इलेक्ट्रोफाइल है इसलिए ये पानी के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर पा रहा है। पानी के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन प्लस पे आके जुड़ेंगे। अभी तक जो पिछले रिएक्शंस थे उसमें यहाँ पे कार्बन आयन था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला जो कार्बन है अब इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव कर रहा है। कैसे करेगा? यहाँ के कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का डबल बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के ऊपर चला गया, इसलिए अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये पानी के ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, उससे अटैच हो सकता है। यहाँ पे ये पानी से देखिए, पानी का मॉलिक्यूल इस कार्बन पे आके अटैच हो गया। अब कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे, कुछ बॉन्ड्स बनेंगे। पानी के ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पॉजिटिव चार्ज को हम हटाएंगे, H+ आयन हमने रिलीज़ कर दिया। ये H+ आयन नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होके उससे जाके जुड़ जाता है और ये कंपाउंड हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे। ये वाला बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के ऊपर आ गया और OH का बॉन्ड टूट के यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया। प्रोडक्ट मिला एक कीटोन। तो ये रिएक्शन है नाइट्रो इनोलेट यौगिकों का कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस, जिसमें ऐसी नाइट्रो एल्केन का अल्फ़ा कार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव कर रहा है। एक और एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, वो है सेल्फ कंडेंसेशन का। इस सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन में भी अल्फ़ा कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के जैसे व्यवहार कर रहा है। ये देखिए, ये है नाइट्रोमीथेन, ये एसिडिक है, हमने इसका रिएक्शन बेस के साथ कराया, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हुआ, पानी बाहर निकल गया और ये इनोलेट कंपाउंड हमको यहाँ पे मिला। अब ये दो जो है दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ संघनन कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे। यहाँ देखिए बॉन्ड्स का मूवमेंट होगा, ये O- के इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर हो गया, तो यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया। ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच हो गए। ये देखिए, नेक्स्ट स्टेप में पानी का वही एसिडिफिकेशन हमको कराना है। एक H+ आयन यहाँ पे अटैच होगा, OH- आयन बाहर निकल जाएगा। फिर बॉन्ड्स का मूवमेंट है, ये OH बाहर निकला, यहाँ का माइनस चार्ज इस पे आ गया, ये कंपाउंड हमको यहाँ प्रोडक्ट के रूप में मिला। नेक्स्ट स्टेप में फिर से बॉन्ड्स का मूवमेंट है, बॉन्ड्स टूटेंगे, ये वाला
डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे आ गया, ये H+ बाहर निकल गया, ये H+ इस O- पे आके जुड़ जाएगा और हमको कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये है सेल्फ कंडेंसेशन इनोलेट आयन का, जिसमें अल्फ़ा कार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे व्यवहार कर रहा है। तो ये हमने 2 तरीके के रिएक्शंस पढ़े, जिसमें कार्बन जो नाइट्रो एल्केन्स हैं उनके ऐसी नाइट्रो एल्केन कंपाउंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। ये बात की हमने नाइट्रो एल्केन्स की। अब नाइट्रो एरीन्स के बारे में अगर बात करें तो नाइट्रो एरीन्स में कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ नाइट्रो ग्रुप देखिए सीधे इसके साथ अटैच्ड है, रिंग के साथ अटैच्ड है। ये है अल्फ़ा कार्बन और इस अल्फ़ा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए नाइट्रो एरीन्स में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टर इनके अंदर नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर 3 नाइट्रो ग्रुप्स बेंजीन के साथ अटैच्ड हों, अभी मैंने आपको बताया था कि नाइट्रो का -I इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ 3 नाइट्रो ग्रुप जब यहाँ पे अटैच्ड है बेंजीन रिंग से, तो ये बेंजीन रिंग को बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देते हैं। बेंजीन रिंग को बहुत ज़्यादा, यहाँ दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी बाहर जा रहे हैं, यहाँ भी बाहर जा रहे हैं, यहाँ भी बाहर जा रहे हैं, तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई। और इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है कि जब हम इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ करते हैं तो ये वाला हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और हमको मिलता है एक गहरे बहुत ही डार्क कलर का कंपाउंड, जो कि सोडियम सॉल्ट होता है इस ट्राई नाइट्रो बेंजीन का। तो जब बहुत ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप इसके साथ अटैच्ड होते हैं तब ये थोड़ा सा एसिडिक बिहेवियर दिखाता है और तनु क्षारों के साथ डाइल्यूट बेसिस के साथ डार्क कलर का एक कंपाउंड बना देता है, सोल्यूशन बना देता है। तो ये बात हुई नाइट्रो एरीन्स की। दूसरा जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है नाइट्रो एल्केन्स का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और एल्कोहल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करने की हमने विक्टर मेयर मेथड पढ़ा था। उस विक्टर मेयर मेथड के जो रिएक्शंस हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं, जिसमें नाइट्रो एल्केन्स नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पे प्राइमरी नाइट्रो एल्केन, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन और टर्शरी नाइट्रो एल्केन तीनों अलग तरीके से नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। जब प्राइमरी नाइट्रो एल्केन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो नाइट्रोलिक एसिड बनता है, जो कि NaOH के साथ रेड कलर प्रोड्यूस करता है। प्राइमरी नाइट्रो एल्केन नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रोलिक एसिड बनाता है, जो NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रेड कलर का सोल्यूशन बनाता है। इसी तरह सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स भी नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो स्यूडोनाइट्रॉल बनाता है और ये स्यूडोनाइट्रॉल NaOH के साथ ब्लू कलर का सोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। जबकि टर्शरी नाइट्रो एल्केन HNO2 के साथ नाइट्रस एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। तो इस तरह हमने देखा कि तीनों तरह के नाइट्रो एल्केन्स नाइट्रस एसिड के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं और ये जो डिफ्रेंशिएशन है रिएक्शन का वही बेसिस है विक्टर मेयर मेथड का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिडक्शन। नाइट्रो एल्केन्स का जब रिडक्शन हम अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ करते हैं तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जब नाइट्रो एल्केन का रिडक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ या किसी मेटल और एसिड के साथ करें तो वो अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, हमको अमीन्स मिलते हैं। इसी तरह अगर न्यूट्रल मीडियम में जिंक और NH4Cl के साथ इसका रिएक्शन करें तो हाइड्रोक्सिल अमीन, ये हमको प्रोडक्ट मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जो ऐसी नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं और एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, यहाँ से OH- और यहाँ से H+, और ये बना एक विस्फोटक प्रोडक्ट। यही वजह है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रो
एल्केन्स को क्षार के कांटेक्ट में, बेस के कांटेक्ट में क्यों नहीं रखते? नाइट्रो एल्केन्स को अगर आप बेस के कांटेक्ट में रखेंगे तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगा, उससे इनोलेट आयन बनेगा, इनोलेट उत्पाद बनेगा। इनोलेट उत्पाद H+ के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोलिसिस, उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और डिहाइड्रेशन होने से एक एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट मिलता है। इस वजह से हम नाइट्रोमीथेन को क्षारों के कांटेक्ट में बेसिस के साथ नहीं रखते। तो आज हमने नाइट्रो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो अपडेट्स होते हैं वो आपको तुरंत ही मिल सकें। जो भी नया वीडियो इसके ऊपर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा और शेयर करने के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।